आज हमारे पास यहाँ पे यूपीएसआई का जो है टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें टोटल 160 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक कंप्लीट यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, तो इसको जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा जाएगा। एंड प्लीज़ वॉच वीडियो टिल द एंड। ओके, तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट जो है मिल जाएंगे 40-40 क्वेश्चन। तो पहले यहाँ पे हिंदी से स्टार्ट करते हैं, जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज क्या है सेम है। तो यहाँ पे समान हिंदी का देखते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए एक अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। का अपने एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय को पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे बात की गई है किसकी, एक्टिवनेस की, मतलब कार्य तत्परता की बात की गई है। तो उस बेसिस पे हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे उनको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त वातावरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे कार्य कुशलता नहीं है, कार्य उपयुक्तता नहीं है, जागरूकता नहीं है। यहाँ पे क्या है, कार्य तत्परता। आपने देखा था यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन था कि यहाँ पे कार्य तत्परता की बात की जा रही है। अगर जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में एक प्रमुख उपादान क्या है, कार्य की आर्थिक समझ नहीं, अनुशासन नहीं, जागरूकता नहीं, यहाँ पे क्या है, तत्परता है। ठीक है, देखो ये सब आंसर हो सकते हैं, बट बेस्ड ऑन द गद्यांश हमको ये जो पैसेज है ना, उस पैसेज के आधार पे हमें आंसर देना है। ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन कौन सा होगा। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है। इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त होती है। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में भी सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं, और यही विश्वसनीय सफलता का साधन बनती है। और यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, और जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समय अनुसार पूरा होता है और वो सफलता मिलती है। तो इसमें जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, थर्ड में यहाँ पे आपका कौन सा जी होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये क्लियरली जो है गद्यांश में मेंशन था ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी, ये जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी दो मात्रा हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है उनका वो जो मतलब उनको समावेश स्वर में नहीं होता, उनका प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी है यहाँ पे, ये आ और आ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो है करा जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही व्यंजन में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है आ को जो है अनुस्वार कहते हैं, और जो है आह को ये विसर्ग कहते हैं। इसको विसर्ग कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगेन है, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त तो मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध तत्सम। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता में शब्दों का कौन सा भेद पाया जाता है। तो इसमें जो है मनुष्यता की बात आती है, तो एक भाववाचक संज्ञा पाई जाती है ना, भाववाचक। इसमें भाव जो बताया जाता है कि आपके अंदर मनुष्यता खत्म हो चुकी है। ठीक है, ह्यूमैनिटी की बात की जाती है। अगेन यहाँ पे इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसमें वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे इंद्रियों को जीत लिया हो में वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, बताइए। इंद्रजीत, इंद्रपति एंड जितेंद्रिय। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जितेंद्रिय होगा। ठीक है, याद रखना, इंद्रजीत से कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे जो है
ये हो जाएगा किसका, अपादान का, ठीक है। संप्रदान अधिकरण यानी कर्म, ये अपादान का है। अगेन यहाँ पे तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो ये कौन सा है, पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो तन यहाँ पे तन जो है ये कौन सा आपका, ये जो है पुल्लिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा पुल्लिंग होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रमुख प्रकार है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो ये क्या है आपका, ये पुरुषवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है देखते हैं, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आता है यहाँ पे, जैसे जो जो सर्वनाम पुरुषों स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे इनके तीन भेद होते हैं, पहले उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, और अन्य पुरुष में यह वे ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पे अगर अशुद्धि देखा जाए तो इसमें कौन सा है, इसमें जो है वो वर्तनीगत अशुद्धि नहीं है, व्याकरण की अशुद्धि भी नहीं है, शब्द निर्माण की अशुद्धि नहीं है। इसमें कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। इसमें शब्द चयन अशुद्धियाँ हैं, कौन सी है इसमें, इसमें जो है कृषांगनी के साथ युवती का प्रयोग अनुचित होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है कृषांगिनी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे है कृष्णांगनी, मतलब ही जो है एक युवती की बात हो रही है। यहाँ पे युवती जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये हटा देने पे ये पूरा पूरा सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। तो इसलिए सब चयन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, बताइए। मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गाँव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसमें से कौन सा जो है अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो अनौपचारिक पत्र में बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, कैसे भी लिख दो, मित्र है तो आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो क्या होना चाहिए, ये औपचारिक होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों में। अगेन यहाँ पे है कि हिंदी भाषा में हस्व शुरू की संख्या कितनी होती है, हिंदी भाषा में हस्व शुरू की संख्या यहाँ पे कितनी होती है, आपका टोटल 4 होता है, 4 होता है ना। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें हर से टोटल जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और इसमें जो है आ ई उ री, ठीक है, आ ई उ और री, ये जो है हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई उ ए ओ औ, ठीक है। आ आ ई उ ए ऐ ओ और यहाँ पे औ, ये सब जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत है। टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। जिन समासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द कहलाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिग्गु समास बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सप्त सिंधु होता है, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर हो गया, 2 पहरों का समूह, त्रिलोक हो गया, 3 लोकों का समूह, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सुहावना, खिलाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो सुहावना में क्या है, खिलाई में क्या है, छलिया में क्या है, तो इसमें जो है आपको सही चुनना था। तो अगर देखा जाए सुहावना में क्या है, आवना है, आवना नहीं, आवना, तो ये गलत हो गया, ये होगा या तो ये होगा। फिर खिलाई में कौन सा है, इसमें जो है आई है, ठीक है। सॉरी, खिलाई नहीं है, लिखाई है, तो यहाँ पे लिख आई, लिख प्लस आई, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम है यहाँ पे माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखना था, यहाँ पे ये क्या है, अमूल्य जो है ये तत्सम है, ठीक है। क्योंकि इसका तद्भव अमूल होता है। केला का जो होता है तत्सम वो क्या होता है, केला का यहाँ पे कदली होता है। मछली का क्या होता है, मत्स्य होता है। और माँ का क्या होता है, माता होता है, ठीक है। तत्सम जो होता है एक सांस्कृतिक शब्द के अंतर्गत आते हैं, उसको तत्सम बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वही सेम चीज़ अभी ऊपर देखी जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं ना। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो तत्सम बोलते हैं, ठीक है। अगेन है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। तो किलकिल की अगर बात करें यहाँ पे, तो यह जो है एक देशज शब्द है, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल जो है एक देशज शब्द है, तो ये जो है पता होना चाहिए। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल पता ना हो परंतु वे प्रवचन में हो, उसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे किलकिल हो गया, कटोरा हो गया, लोटा हो गया, ठेठ हो गया, ठीक है। कटोरा, लोटा एंड ठेठ, ये याद कर लेना, 3-4 एग्जाम्पल।
नेक्स्ट यहाँ पे है अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी की अगर बात करें तो ये जो है किसका है, पुर्तगाली भाषा का, ठीक है, कई बार पीआईक्यू में पूछा गया है। आगे निर्जीव शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें निपात बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, निपात। तो ये जो है पता चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, भी तो तक, ठीक है, केवल ही, मात्र, तो ये सब जो है निपात कहलाते हैं। अगेन यहाँ पे है 22 की बात करें, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो यहाँ पे मूल्यवान है, क्लस्ट है, ब्रह्म है, पृथक है, तो यहाँ पे शुद्ध को चूज करना था। यहाँ पे पृथक जो है ये शुद्ध है, ठीक है, बाकी सब क्या यहाँ पे अशुद्ध है, तो ये जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। मूल्यवान क्यों अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लगेगा ना, तो ये चीज़ जो है, ये वाला मंत्र। अगेन 23 यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो सदा एक वचन में किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे प्रत्येक जो है ये सदा एक वचन में आता है, ऑनली, ठीक है, ऑनली, तो ये चीज़ होना चाहिए। कच्छा, प्राण, नासु, इनका बहुवचन में भी हो सकता है। अगेन यहाँ पे वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है कितने आधारों पर किया जाता है, वो दो के किया जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, ये भी पता चाहिए, अर्थ के आधार पर। आई होप कि आपको ये सब पता है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो जो है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, उच्छित, अनुनासिक व्यंजन, तो यहाँ पे जो है क्या कहलाएगा बताओ, यहाँ पे जो है ये महाप्राण कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, तो ये जो है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा समस्त जो है उष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि कहते हैं। इसमें उष्म वर्ण भी जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, छा हो गया, ठा ठा हो गया, ठा हो गया, था, धा, फा, भा, और सा, ये मतलब यहाँ पे ये सा एंड हा, ये सब जो है ये सब भी जो है इसमें ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, कौन सा वर्गीकरण है, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या होगा, ये संपृक्तक ध्वनि है, ठीक है, संपृक्तक, संबल में जो है संपृक्तक ध्वनि है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं विपत प्लस जाल, विपज्जल, विपज्जाल में कौन सी संधि है, विपज्जाल में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो यहाँ तो स्वर संधि नहीं है, कंफर्म है, यहाँ पे है कौन संधि, यहाँ पे जो है आपका स्वर संधि नहीं है, गुण संधि ये भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा क्या, व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है दुरात्मा में कौन सा उपवर्ग है, तो दुरात्मा में कौन सा उपवर्ग है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये दुर होगा, ये वाला दुर, ठीक है, इसमें ये वाला जो है उपवर्ग है, बाकी सब सेम, मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छी खिलाड़ी है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आती है, इसका निम्न कौन सा वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो परिणामवाचक मतलब परिणाम दिखा रहा हो, तो ये जो है कौन सा दिखा रहा है, ये चीज़, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो उसका कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है। अगेन यहाँ पे है 31, मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं विकल्प बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अनुबंध बोधक, तो उन्हें क्या बोलते हैं उसमें, उसे जो है विस्मयादि बोधक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, वे भ्रष्टाचार के विरोधी थे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये पुरुषवाचक होगा, ठीक है, कौन सा प्रकार है, तो ये पुरुषवाचक, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, पुरुषवाचक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसका पर्यायवाची है, तो ये सब जो है किसके हैं, ये कुमुदनी के हैं, ठीक है। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया,
ये सब कुमुदिनी के हैं, ठीक है। और मतलब कि ये चीज़ ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे कौमुदी, कौमुदी जो है ये चांदनी का है, ठीक है। चांदनी हो गया, चंद्रिका हो गया, ये सब होती हैं, तो ये पता होना चाहिए। और सौदामिनी जो है बिजली का होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, शब्द युग में यदा कदा के सही अर्थ का युग्म का चयन करें। यदा कदा का मतलब क्या होता है बताओ। यदा कदा का मतलब यहाँ पे होता है कि जब कब, ठीक है। यदा कदा का मतलब हो गया क्या, जब कब। नेक्स्ट यहाँ पे है नियत 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 शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। इरादा भाग्य निश्चित इरादा, इरादा निश्चित एंड भाग्य निश्चित। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चित इरादा, ठीक है। ये इसका सही होगा। अगेन आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किस एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि उपयोग प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर अनुरूप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आप, अब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है। तो इसमें कौन सा होगा, 37 का अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ये समर्थ सूचक है। जब आप चल सकते हैं, वाक्य में कौन सी वृत्ति है, मतलब अब आप चल सकते हैं, तो ये जो है सामर्थ्य सूचक है, मतलब उसकी समर्थता बता रहा है। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, एक्सिलरी वर्ब से, इन्फिनेटिव से एंड फाइनाइट वर्ब से। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब मतलब जो सहायक क्रिया होती हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो उसका आंसर जैसे डज राम सिंग अ सॉन्ग, क्या राम एक गाना गाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपयुक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य देश की सेवा करना। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व कंट्री, सर्व द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है ये हो जाएगा, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। अगेन यहाँ पे है अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग और द रिक्वेस्टिंग। तो निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं समानांतर के क्वेश्चन। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था, तो ये किसने चलाया था, सबको पता है, इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे चांदी का टका गुलाब जो मतलब स्लेब डायनेस्टी का था, इल्तुतमिश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे अम, चलाया था, ठीक है। इसे चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। तो याद रखना, ये टका किसका था, ये चांदी का था, ये भी बताना चाहिए, चांदी का था। और जो है उसने चलाया था क्या, जीतल चलाया था किसका, तांबा का, ठीक है। तांबा का जो है वो जीतल चलाया था, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाहिए। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। फरवरी 1229 में बगदाद के खिलाफ ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे गुरु रामदास ने जो है अमृतसर, जो कि पंजाब में है, उसकी जो है आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो ये अगर बात करें रामदास की, तो ये जो है मतलब चौथे गुरु थे, ठीक है। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया था। इस भूमि को बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान किया गया था, बीबी भानी को, जिस पर अमृतसर नगर निर्माण हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था। तो अगर इनके प्रथम फर्स्ट यहाँ पे जो है बात करें, तो ये कहाँ पे हुआ था, आपका सबको पता है, चंपारण में हुआ था ना। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। भी जो है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, ये बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। आगे यहाँ पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो है 14 हो जाएगा ना। यहाँ पे आर्टिकल 17 ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। ये आर्टिकल 13 जो है यहाँ पे मतलब कि ये कहता है कि अगर कोई भी कानून जो है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, वो क्या होगा, वो जो है
नल एंड वाइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और अनुच्छेद 15 जो है यहाँ पे मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ना, तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद आपका 14 हो जाएगा, आर्टिकल 14। ठीक है, 12 से लेके 35 तक जो है किसके बीच में आता है, ये यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट की बात करता है, FR की बात करता है। ठीक है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत में जो है प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, तानाशाही का, मोदी जी को देख के ये मत लगा देना। बट यहाँ पे अगर जो है सही से हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारे यहाँ लोग जो है ये डायरेक्ट नहीं होता, ये प्रतिनिधियों के द्वारा चुन के जाते हैं ना। ठीक है, अगेन है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन कौन हटा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है बताओ, प्रधानमंत्री कभी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, संसद, लोकसभा। तो यहाँ पे हटा कौन सकता है बताओ, यहाँ पे हटा सकती है क्या, संसद। ठीक है, तो ये हो गया। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्याओं की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, कुल चौथाई का एक दस एक, कुल सदस्य का एक चौथाई, यहाँ पे 10वां भाग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ये जो है ये सही हो जाएगा, कुल सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, 1/10 होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी। आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अपना आंसर देखना, तब यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अगेन इनमें से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है बताओ। अब ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है एंड भूमध्य रेखा है एंड प्रमुख भूमध्य रेखा है। तो भारत से एक ही रेखा जाती है, कौन सी जाती है, कर्क रेखा जाती है ना। तो ये पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा नहीं जाती है, ना ही मकर रेखा जाती है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कर्क रेखा होगा। कर्क रेखा कितने स्टेट से जाती है, टोटल 80 स्टेट से जाती है। तो ये भी जो है हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट है यहाँ पे, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बताओ, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, सबको पता है मेघालय में होता है। ठीक है, मेघालय मेघालय में होता है। मानिसराम मेघालय में स्थित है, पता ही है सबको। अगर यहाँ पे है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर एंड इन्फ्लेशन की दर, मतलब मुद्रास्फीति की दर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचांक, इसके बेसिस पे करा जाता है। नेक्स्ट है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, डेसिबल, एम्पलीफायर, हर्ट्ज एंड एक्स्टिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डेसिबल पता है ना सबको, डेसिबल में मेजर किया जाता है। अभी ना जब बर्फ पानी के ऊपर तैरते हैं तब इसका जो है कितना हिस्सा पानी के बाहर होता है बताओ, 0.5, आधा, 0.3 एंड 0.1 एंड 1। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कितना होता है, 0.1 होता है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए, 10% या 0.1। ठीक है, तो 10% होता है या फिर जो है 0.1 बोल सकते हो। अगेन है, प्रोटॉन और द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और का द्रव्यमान एक समान होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके समान होता है बताओ, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन के समान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है, कौकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, कौकों का अध्ययन को साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं, पता है सबको। ठीक है, अगर यहाँ पे है, क्लोरोफिल्म क्या होता है, सोडियम, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल्म में सबको पता है ना क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती रहती है, ये चीज़ हमको बताना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे है, दशमलव संख्या 101 को द्वि पद्धति में परिवर्तित करें। तो अगर इसको मतलब इसको करेंगे तो ये जो है कैसे होगा, ये आएगा आंसर इसका ए। ठीक है, आई होप कि आपको करना आता होगा, नहीं आता है तो फिर बताना कमेंट करके। अगर यहाँ पे है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने करी थी बताओ। इकोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे किसने करा था, यहाँ पे अर्नेस्ट हेगल ने करा था। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए, इकोलॉजी शब्द का जो है अर्नेस्ट ने हेगल ने करा था। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व जो है स्थित है, तो ये भी पता होता है, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में जो है यहाँ पे कौन है, दम्पा टाइगर रिजर्व। एक जिले में सामान्यतः प्रशासन का प्रमुख प्रमुख कौन होता है, तो प्रशासन का प्रमुख जिले में कौन होता है, यहाँ पे जिलाधिकारी होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सबको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार हम्म, ये कब लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगेन, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से कौन किसका प्रयोग किया जाता है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगेन चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किसका, चरकुला बुंदेलखंड का ब्रिज भूमि का अवध का उसे कहीं नहीं। अगर यहाँ पे बात करें चरकुला,
चरकुला जो है ये कहाँ का है, ये जो है ब्रजभूमि का है, ठीक है। चरकुला जो है ब्रजभूमि का है, ये हमको बताना चाहिए। अगेन यहाँ पे है निम्नलिखित में से जिलों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है कैसे बताना आपको, बढ़ते कदम, मतलब बढ़ते में मतलब सबसे पहले छोटा होगा फिर सबसे बड़ा होगा। तो हमको पता है ना कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है। तो वैसे भी आंसर जो है यही था, ऑप्शन सी था। तो यहाँ पे सबसे छोटा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जा, फिर सोनभद्र, ठीक है। अगेन है, अच्छा सोनभद्र जो है जिला के बारे में थोड़ा सा दो तीन फैक्ट बताना। अगेन यहाँ पे है 66 की बात करें, यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है, अनुमोदन के, संज्ञान के, बेईमानी के या कला के। तो यहाँ पे क्या होगा, जो है बेईमानी से, 66 का सी हो जाएगा। अगेन भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के विषय में क्या होता है बताओ। 375 376 ये जो है किससे रिलेटेड है, तो बहुत जो है न्यूज़ में रहता है ना, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से रिलेटेड है ना, 376 ये सब। अगेन है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। तो कितना किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो है उसको 12 महीने का किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। अगेन है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है बताओ। इसका मतलब क्या है, खतरा, नो पार्किंग, रुकिए, संरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है रुकिए के लिए होता है, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार नियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डॉट डॉट से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, बताओ किससे कर सकता है। लोक प्राधिकरण से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, राष्ट्रपति या अदालत। तो यहाँ पे क्या होगा, 70 का ये हो जाएगा ना, लोक प्राधिकरण, ठीक है। सूचना का अधिकार नियम के अंदर वहाँ से कर सकते हो। अगेन है, किस जनजाति याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी सम्मति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या है, न्यायालय मामले के जरिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जा सकता है कि वे शिकायतों का संज्ञान लें, उन्हें जनहित में निपटाएं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सही लग रहा है ना, दोनों सही होना चाहिए। तो दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही होगा, मतलब सही है, ऑप्शन डी सही होगा। जितना भी आंसर बताया जा रहा है एकदम फैक्ट है, एकदम सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगेन इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट, ठीक है। बताओ इंदिरा साहनी जो जजमेंट था वो किससे रिलेटेड था, तो ये जो है अदालतों ने सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्गों के लिए जो है आरक्षण को उचित और जरूरत को स्वीकार किया, ठीक है। इंदिरा साहनी जजमेंट कब का है, ये 1992 का है, ठीक है। यहाँ पे 50% का कैप भी लगाया गया था। अगेन संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में कौन सा सही है, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवकों की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका जो है क्या होगा, यहाँ पे दोनों गलत है। आंसर जो आपका डी होगा, ना तो पी ना ही क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है क्या है, दोनों गलत है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 74 की बात करें, तो कौन सा भारत के व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 226 है जो है आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, सामान्य न्यायालय में जा सकता है, क्या ये बात सही है, ठीक है, सामान्य न्यायालय में जा सकता है, तो सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पी और क्यू जो है दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि कानूनी अधिकार है तो जो है किसी भी जा सकते हो ना, तो ये चीज़ है। 75, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है बताओ। तो यहाँ पे कौन देता है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कौन देता है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रपति देता है, ठीक है।
अगेन यहाँ पे है 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों की अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या विश्व राज्यों का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है राज्य कहाँ पे पाया जाता है, मतलब वो जो है बाघों की संख्या टाइगर, तो टाइगर स्टेट कौन सा था? मध्य प्रदेश, तो ये तो सीधे हट गया। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के बाद जो है कौन सा स्टेट आता है जहाँ पे मतलब टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उसके बाद जो है यहाँ पे आता है क्या, कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे 76, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे है बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो अगर बात करें इनका तो ये टोटल 4 बार बने हैं बी एस येदियुरप्पा। जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है 78 का बी होगा, झारखंड। ठीक है, इनके भारत सरकार द्वारा UKEIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया है? किसके द्वारा किया गया है बताओ? यहाँ पे जो है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के साथ। अगेन है, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरी को संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो ये किसमें करा गया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, लेकिन कौन सी संख्या की विभाजक है बताओ, मतलब किससे कटेगा ये बताना था। यहाँ से थोड़ा सा आपको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, अभी तक तो थोड़ा बहुत पैसिव मोड में थे आप, अब आपको एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। तो कैसे इसको चेक करेंगे हम लोग कि जो है ये क्या होगा? अब चलो देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 3 × 6 लिख सकते हैं ना, या फिर इसको 2 × 9 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 × 9 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 × 7 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16 क्या लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे इजी जो है फाइंड आउट करना किसके लिए है? सबसे इजी फाइंड आउट करना हमारा यहाँ पे 2 और 8 का होता है। 2 का होता है पहली बात तो, क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 0 लास्ट में ना। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब अगर देखा जाए तो ये मतलब कि जो है 0 है तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा। उसके बाद 8 से देख लेते हैं, हमको पता है 8 से देखने के लिए जो लास्ट के यहाँ पे 3 डिजिट होते हैं वो 8 से क्या होना चाहिए, कटने चाहिए ना। तो 120 के 8 से कट जाएगा, 120 8 से कट जाएगा तो कट जाएगा बिल्कुल ना। तो 15 × 8 = 120। ठीक है, 15 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगेन है यहाँ पे 6 पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा बताओ। अब जो है यहाँ पे 5 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लिखा है मतलब यहाँ पे होता क्या है, संख्या 5 पर कितनी भी घात हो इकाई के स्थान पर 6 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अतः 5 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनकी पावर कितना भी हो तो इसका जो आता है इकाई जो आता है वो कितना आता है, 6 ही आता है। और जब 6 में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बताना चाहिए था। ये संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है, तो 3000 शेष, मतलब 300 शेष आता है। तो उस संख्या का 5/भाग क्या है बताओ। अब यहाँ पे माना वो संख्या कौन है, माना यहाँ पे वो संख्या जो है आपकी एक्स है। ठीक है, आपकी एक्स नहीं, मतलब वो संख्या एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमको जो कह रहा है एक्स से कितना घटाना था, एक्स से घटाना था यहाँ पे 5x/9 घटाना था। देख लो एक बार, यहाँ पे क्या था कि जो है यहाँ पे संख्या के इतने भाग को जब घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या एक्स थी तो उसका जो है कितना भाग, 5x - 9 का कितना लिया गया, 4/5। ठीक है, और ये जब घटाया जाता है, जब संख्या से मैंने घटाया इसको, ठीक है, तो शेष कितना बचता है, 300 बचता है। तो ये बराबर किसके है, 300 के है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो है x बराबर कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। अब यक्स का कितना है, 5/6 भाग करना है, तो यहाँ पे 540 गुणे 5/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 450। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नंबर क्वेश्चन 84 है। अब इसको जो है इसका मान याद करना था।
अब यहाँ पे देखो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है। ऐसे केस में ऊपर देखो कितना है यहाँ पे, कितने अंक, मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पे देखो टोटल इधर 4 है और इधर 2 है, मतलब टोटल 6 जो है ऊपर है। नीचे देखो तो यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 एक 4 एक 5 ही है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे 5 है। तो मतलब एक प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ऊपर 6 है, नीचे 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे से डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 5 6, मतलब 579 एंड इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 243 अपान, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 173 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 1 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 6 था नीचे 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों जगह बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हो जाएंगी, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1.4522, मतलब आंसर जो है ए आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्या हो, शेषफल 3 हो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले इनका हम लासा निकाल लेंगे इनका। तो लासा कितना आएगा, लासा अगर निकालोगे 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8, तो निकाल के देख लो। वैसे ऐसे करना है इनको, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब तो किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15, 15 7 105 और 105 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 500, 500 जो है 20 हो जाएगा ना, सॉरी 420 हो जाएगा, 420 और गुणे जो है 2 करोगे कितना आएगा 840। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा। तो एलसीएम का कितना है 840 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे, तब सबका जो है क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला था कि जो है, तो प्रत्येक योगफल 3 है, तो 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 अंकों की तो एक ही संख्या होगी ना, 3 अंकों की एक ही संख्या होगी, क्योंकि वो आंसर कितना है 840 आ रहा है, m+3। अब जो दूसरी संख्या आएगी वो इसका दुगना होगा, इसका दुगना +3 होगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 अंक की हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1680 और +3 आएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 1683, जो 4 अंक की होगी। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा ए आ जाएगा। अगेन यहाँ पे है, यदि 150 मीटर लंबी रस्सी के इतने के अनुपात में बिछा दिया जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में होगी। भाई 154 है, 154 को करना है, तो यहाँ पे क्या कर लो आप, तो 154 बटे यहाँ पे 9 5 14 और गुणे जो है यहाँ पे 9 कर लो, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 14 दाम 140 और 14 ग्रहिया में 154, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, हाँ 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 99 ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 99 आ जाएगा। और छोटा वाला अगर देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे छोटे वाले के लिए यहाँ पे हम 9 को हटा के क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 करते तो ये कितना हो जाता 55 हो जाता, तो छोटा वाला कितना 55 आता और वो आ जाता। तो यहाँ पे मीटर है, तो मीटर में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बी 55 हो जाएगा, छोटा 55 आएगा, बड़ा जो है 99 आएगा, सही है। वैसे ज़्यादा टाइम लग गया करने में, बट सीधे हमको ऐसे ही करना था। कैसे करना था, 154 बटे 14 और गुणे 5, यहाँ पे आता है 11, 11 बचे 55, सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण के साथ इस प्रकार मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाए और 20% का क्या मुनाफा हो जाए। तो मिश्रण का बहुत अच्छा सवाल है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, मिश्रण का नियम से हमको पता है कि यहाँ पे आ कितना रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो है पहली बात तो मिश्रण का जो है यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना है यहाँ पे 120, ठीक है, एक मतलब सॉरी 100, यहाँ पे 94.40 है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे यहाँ पे 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है 20%, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है तब जाके ये मतलब कि इतना है हो रहा है। तो यहाँ पे निकालने में कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 162 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा 162 आ जाएगा। अब मिश्रण का नियम क्या कहता है, मिश्रण का नियम कहता है कि 192 इधर है, ठीक है, और 150 इधर है, और यहाँ पे कितना आएगा 162 आ रहा है। तो इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 30 और ये कितना हो रहा था, ये हो रहा था 12।
ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 30 का रेशियो हो जाएगा, 12 और 30 का रेशियो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2:5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:5। आंसर जो है ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लास्ट इससे चल रहा है और आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 7% है, अगर छोटी संख्या 10% है तो बड़ी संख्या का अंतर, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लिया बड़ी संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, बड़ी संख्या का 60%। तो यहाँ पे अगर छोटी संख्या क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या मैंने माना एक्स है। ठीक है, अब क्या करें, x-10। ठीक है, x-10 वो क्या है, यक्स का 60% है, यही तो है। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर है, क्योंकि छोटी संख्या 10 है और बड़ी संख्या क्या थी, यक्स थी, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर x-10 क्या है, 60% है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कितनी, यक्स का 60%, बस निकाल लो, इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, x-10 इजक्वल टू यक्स इंटू 60/100 ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4x इजक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है, बिल्कुल कमाएगा भाई। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्या ही करेंगे। अब इसमें जो है लाभ परसेंट का हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला अगर पता होता है तो यहाँ पे पता कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे फार्मूला मैंने फार्मूले वाले में जो मतलब की वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था। यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस एक्स होता है, और यहाँ पे प्लस मतलब माइनस वाई होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, यक्स वाई अपान जो है यहाँ पे 100 होता है। अब यहाँ पे अगर लाभ लाभ है, लाभ हानि है, इस प्रकार से हमको लगा लेंगे। हर जगह जो है ये मतलब कि 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20+10 और प्लस 20×10/100, ये फार्मूला होता है, इसी को यूज करना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 32%। सीधे फार्मूला रखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट जाती है, तो उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है, 30% भाई, 30% छूट जाती है, तो यहाँ पे क्या है 9,000 गुणे 30/100। यहाँ पे सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, 2700। अब यहाँ पे क्या होगा, 9,000 में से 2700 घटा दो, ना तो घटाना आता होगा ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6300। सही है, 73 नहीं आएगा ना, 63 ही आएगा। दूसरा तरीका क्या था, इसमें जो है आप करते 9,000 करते और गुणे 70 कर लेते, बटे 100 कर लेते, तो भी आंसर सीधे डायरेक्टली आ जाता। नेक्स्ट यहाँ पे है यदि 3,000 रुपये का 5% दर से एक वार्षिक ब्याज के लिए मिलने साधारण ब्याज कितने रुपये है, ब्याज से n वर्षों के लिए कितने ब्याज कितने रुपये का, मैं तो n का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो है हमारा क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला यही होता है कि 3,000 गुणे 5 और गुणे कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए, बटे 100। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। दूसरा है क्या है, बराबर है किसके, जो है एक तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे 3,000 गुणे 5 गुणे 1/100 बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे 2,000 का 2,000 2,000 गुणे 5, अब गुणे यन है, यहाँ पे टाइम पता नहीं है, बटे 100। अब यहाँ पे 150 रुपये कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 - 50 कर देंगे, तभी तो बराबर हो रहा है। ठीक है, कि यन वर्ष के लिए मिलने पर साधारण ब्याज 150 रुपये क्या है, कम है, तो 150 घटा देंगे यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यन बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। फार्मूला बता दिए हैं, उसको सॉल्व कर लेना। एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि का 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। ठीक है, अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, ए बराबर होता है P1 प्लस यनवा भाग और पावर जो है यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए बराबर, यहाँ पे पी बराबर कितना है 10,000 है, और 1+1/5, और यहाँ पे टी कितना है, टी आपका कितना है, यहाँ पे 3 वर्ष है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, ए बराबर हो जाएगा आपका 10,000 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, अरे भाई 1+1/5 को 6/5 लिख सकते हैं ना, तो वही चीज़ है, बटे बटे कितना हो जाएगा, बटे 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 क्या है 5 इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5×5 = 25, 125, 125 से इसको काट दोगे, तो यहाँ पे पूरा आंसर कितना आ जाएगा, ये 17,280। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, अनिरुद्ध, गुरु, याशीन और महेश ने 60 रुपये प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। ठीक है। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया और यासीन ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि के 1/4 का योगदान दिया। महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया? अब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अनिरुद्ध व दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का योगदान कितना है। मतलब मानना क्या है, वो बता रहा है कि जो है अनिरुद्ध जितना दिया है सबके का, वो मतलब कि अगर सबने जो है मान लो 100 दिया था, तो इसने कितना दिया, 50 दिया होगा, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:1 ये आएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लो कि अनिरुद्ध, ये सब एक मंगा लेते हैं, अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। अगर सभी ने मिला के मान लो यहाँ पे जो है कितना दिया, जो है 30 रुपये दिया था, तो वो कितना दिया होगा, 15 दिया होगा। तो यहाँ पे ये 15:3 हो जाएगा, जिसको हम 1 यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1:2 जो है हो जाएगा किसके बीच में, यहाँ पे अनिरुद्ध और दूसरों द्वारा। अनिरुद्ध के योगदान की राशि कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे अनिरुद्ध की योगदान की राशि कितनी हो जाएगी भाई, 20 रुपये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है सभी ने कितना दिया होगा, सभी ने दिया होगा कितना, यहाँ पे जो है मतलब कि 60 था, तो सभी ने दिया होगा कितना, यहाँ पे 40 वो लोग दिए होंगे, 20 ये लोग दिए होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे भी 1:3 है, तो इसको क्या कर लेंगे, 1 अपान यहाँ पे 3 गुणे 60, वैसे भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा। फिर गुरु व दूसरे दादा की कुल राशि का योगदान कितना था, 1:3 था। अब इसका जो है इसका योगदान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 1/, यहाँ पे 3 एक 4, 4 गुणे कितना हो जाएगा 60, तो कितना आएगा, 15 रुपये आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से निकाल लेंगे 12 रुपये, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है महेश द्वारा निकाल लेंगे, तो महेश द्वारा कितना हो जाएगा, 60 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, एक उसने दिया था 20, उसने दिया था 15, और उसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 13 रुपये। अच्छा क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 रुपये। समझ में आ जाएगा, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में यही करना था कि देखो, वो पहली बात तो एक एक रेशियो निकाला गया, तो उसका रेशियो था 1:2। अब 1:2 किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है, तो इसका योगदान कितना होगा, इसका योगदान निकालने के लिए अगर अगर 1:2 बराबर 60 है, तो जो है यहाँ पे अनिरुद्ध का अगर देखा जाए कितना योगदान था, इसको निकालने के लिए 1 बटे क्या करेंगे, 3 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 60 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 20 रुपये, मतलब उसने कितना रुपये दिया था, 20 रुपये दिया था। इसी प्रकार से जो है सबका निकाल लेंगे, तो जो है सबका निकाल के 60 में घटा देंगे। अगेन यहाँ पे है 8 महिलाएं एक होटल गई। ठीक है, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए, तो उसके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितना होगा। अब यहाँ पे लिखा है 8 महिलाएं एक होटल गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब लिखा है कि खर्च किए 7 चौक 28 हो गया। 7वीं महिला ने सभी 8 और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है अब हमें औसत खर्च देखना है ना, तो यहाँ पे पहले देख लेंगे, माना 8 महिलाओं का औसत खर्च कितना था, यक्स था, तो औसत खर्च कितना है, यक्स है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 8 एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब लिखा है 7 महिलाओं द्वारा खर्च किया गया धन कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4 28 हुआ। ठीक है, 28 आ गया यहाँ पे, 4 महिलाओं द्वारा 28 आ जाएगा। अब 8वीं महिला द्वारा कितना हो जाएगा, 8वीं महीना का जो टोटल था 8 एक्स था, माइनस कितना 28 हो जाएगा, ये तो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि 8वीं महिला द्वारा जो खर्च है वो क्या है, वो किसके बराबर है, वो यक्स प्लस जो है ये जो है इतना है, वो क्या है कि जो औसत था उससे 7 ज़्यादा है, तो ये बराबर किसके है, यक्स प्लस 7 के हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये बना और दूसरा इक्वेशन ये था, ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा 40। ठीक है, कुल खर्च कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। अगेन है 8 पुरुषों और 6 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी बच्चों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो एक पुरुष और एक लड़के के प्रतिदिन मजदूरी का संबंध अनुपात कहती है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, 8, यहाँ पे लिखा है 8 पुरुष 6 बच्चे। ठीक है, 8 पुरुष प्लस 6 बच्चे। ठीक है, इसकल टू क्या है, यहाँ पे 6 पुरुष और जो है यहाँ पे 10 बच्चे के हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे, मतलब जब सॉल्व करेंगे इनको, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको घटा लेंगे ना, तो यहाँ पे 8 पुरुष माइनस 6 पुरुष, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 10 बच्चे चाइल्ड और माइनस 6 चाइल्ड, यहाँ पे हो जाएगा मतलब 2 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 2 पुरुष बराबर 4 बच्चे।
ठीक है, मतलब एक पुरुष बराबर दो बच्चे ना, यही तो आएगा, एक पुरुष बराबर दो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चाइल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो है अब मतलब इनकी क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या का क्या होता है ये, मतलब कि उल्टा होता है, तो मजदूरी का अनुपात कितना होगा, 2:1 हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब टू रेशियो मतलब ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देव, एलिसा, फारूक और गूगल एक कार्य को क्रमशः इतने इतने दिनों पूरा कर सकते हैं भी। ठीक है, अब सबके द्वारा एक एक दिन द्वारा किए गए कार्य निकाल लेंगे, तो ये हर मतलब कि हर व्यक्ति द्वारा एक एक दिन का कार्य जो है 1/, मतलब हो जाएगा, और जो है कर सकते हैं। एलिसा और फारूक ने काम साथ में शुरू किया और 4 दिन कार्य किया, फिर छोड़ के चले गए। देव और गोकुल उस बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने समय दिन लेंगे। अब पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि देव, एलिसा और फारूक के कार्य करने को इतना इतना दिन में पूरा कर सके। ठीक है, एलिसा और फारूक ने काम शुरू किया और 4 दिन तक कार्य किया। ठीक है, कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक कार्य किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है कितना हो जाएगा इसका, और यहाँ पे पूछा है देव और गोकुल उस बचे हुए कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना दिन में पूरा करेंगे, मान लो टी समय में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे T/9 होगा, प्लस ये दोनों मतलब कि काम कितने करते हैं, 4 दिन तक करते हैं, तो यहाँ पे 4/10 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और प्लस T/15 हो जाएगा। बराबर का कंप्लीट कितने हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट वर्क के लिए हम लोग 1 का यूज़ करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे टी बराबर कितना आएगा, टी बराबर जब इसको सॉल्व करोगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3/2, मतलब 1.5 डे। ठीक है, आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, दो अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटों और 15 घंटों में भरते हैं। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो टंकी भरने का क्या होता है, नियम क्या होता है, यहाँ पे जो है AB/A+B कर दो, तो 10 और 15 है, तो 10 × 15 हो जाएगा, और बटे 10 15 कितना हो जाएगा, 25, तो 150/25, 25 × 150, यहाँ पे 6 घंटे लगेंगे टोटल, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, बिल्कुल निकलता है, और मुझे कार्यालय को मतलब 1.5 घंटे लगता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन वह समान गति से इतने हैं कि गति से 1/3 की दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपने समान गति से कितनी दूर गुना गति पर यात्रा के शेष यात्रा में हिस्सा लिया। ठीक है, अब मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ पे जब भी जाता है वो डिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा। अब यहाँ से 1.5 घंटे चला था, ठीक है, सेम सेम डिस्टेंस के लिए 1.5 घंटे लिया था, तो यहाँ पे इस पे लगा लेंगे हम लोग। अब क्या कर लेंगे, माना रविंद्र की समान गति क्या है, x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे कि उसकी जो मतलब की गति है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या है कि घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, कि घर से कार्यालय की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो चाल गुणे समय कितना है, चाल उसका इतना है 3/4 है, और समय कितना है, मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चलो ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को खुद से करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से करने के बाद खुद से ट्राई करना। इसका आंसर जो है कितना आएगा, 6/5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर इतने किलोमीटर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यात्रा करना वापस में उसकी गति इतने हुई, दो तरफा यात्रा करना औसत गति कितनी थी। तो यहाँ पे औसत मतलब गति या औसत चाल जो है, यहाँ पे क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y ना, तो 2xy/x+y, तो रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 15 × 10/15 + 10। ठीक है, सॉल्व करने कितना आएगा, 12 आ जाएगा, आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है, जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाओं का माप 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई है। तो यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक त्रिकोण बनाती है। हम्म, तो यहाँ पे एक वृत्त है, उसकी हमको त्रिज्या बताना है। इसमें क्या है कि ये जो है एक वो बनाती है त्रिकोण, त्रिकोण मतलब इसमें एक त्रिभुज बनाती है, जिनकी भुजाओं की माप क्या है, 8 इकाई है, 15 इकाई है और 17 इकाई है। ठीक है, 8 15 और 17। अच्छा, 8 15 और 17 अगर देखो तो क्या ये एक समकोण है, मतलब एक
समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। को ऐड करोगे तो वही आएगा ना। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, जो भी होगा एक 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो एक ये क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय बनाता है। अब ये लिखा हमको बता, किसी त्रिभुज में जो वृत्त के अंदर है समकोण वृत्त तो है, तो कर्ण वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जब यहाँ पे कर्ण जो होता है वो क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है, तभी वो समकोण बन पाएगा ऐसे केस में। ये नियम होता है, क्योंकि ऐसे जब बनता है तो यहाँ पे जब ये करता है तो ये जो समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो ये जो ये कर्ण होती है क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है, हमको पता चल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? वृत्त का व्यास है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की आधा होती है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 8। 8 दूनी 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगेन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और क्रमशः भुजाएं इतना इतना है, उनमें से एक दरवाजा इतना इतना है, इतना जो है। अब इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा कमरे की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसको? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे जो है ऊंचाई, तो यहाँ पे कितना आएगा ये? तो 2 15 एन प्लस 10 गुणे 12, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, 600 वर्ग फुट। अब यहाँ पे लिखा दो खिड़की एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो दो खिड़की और एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 5 एन प्लस 6 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 14 वर्ग फुट हो जाएगा। कितना मतलब? 74। 74 वर्ग फुट हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। अब कमरे में रंगाई के लिए बचा भाग कितना होगा? 600 माइनस 74 हो जाएगा, कितना आएगा? 526 आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, एक जो है वर्ग फुट का कितना लग रहा है? 14 रुपये, तो 526 कितना हो जाएगा? 526 गुणे 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा? 7364। आंसर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है किसी एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 3 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक कक्षा में लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना? 15 किलोग्राम, और लड़कों का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम है। और लड़कों लड़कियों दोनों का एक औसत जो है वजन कितना है? ये 25 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कियों की संख्या याद करिए। अब ये तो सिंपल सी बात है। माना यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी? यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लड़कियों की संख्या हमको लड़कियों की संख्या मैंने मान लिया कितना? यक्स है। अब यहाँ पे क्या करा? 15 यक्स प्लस 30। ठीक है, और इंटू 12 हो जाएगा, बराबर कितना है ये? 25। और यहाँ पे यक्स प्लस कितना है? 12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, एक्स और कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा है अगर जो है यक्स अपान वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर वाई अपान जेड प्लस एक्स माइनस वाई है, बराबर है, तो आर के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता है। बताओ इसमें कौन सा जो है इसमें सही होगा? अगर इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसा कि इसमें जो है एक आएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा? एक आएगा। नेक्स्ट, ये हो गया यहाँ पे 103। चलो अभी के लिए इतना ही।